चलिए तो सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश अड्डा पर। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के। कौन से? क्लास 10th के बिहार बोर्ड क्लास 10th के मॉडल पेपर। किसका मॉडल पेपर? साइंस का मॉडल पेपर। और फर्स्ट मॉडल पेपर हम लोग इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। मतलब इस मॉडल पेपर का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक किसकी होती है? अवतल दर्पण की। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। मतलब एफ और आर के बीच संबंध बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दुगना होता है। तब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना होता है, तब इसी का आधा क्या होगा? फोकस दूरी। मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होगा? फोकस दूरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो a बराबर r/2 कहीं पे है? हाँ है। कौन सा ऑप्शन में? बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। मतलब सामान्य मनुष्य के लिए अच्छे से दिखाई देने के लिए कम से कम कितनी दूरी की ज़रूरत है? तो कम से कम 25 सेंटीमीटर। कम से कम 25 से। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। मतलब किस रंग का वर्ण विक्षेपण बहुत ही कम होता है? तो किसका होता है? लाल रंग का। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मानव आँख की रेटिना पर बनाई गई प्रतिबिंब होती है, छवि होती है। छवि कहने का मतलब प्रतिबिंब। मानव के आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक। और जब वास्तविक बनेगा तो ये हमेशा क्या होगा? उल्टा। तब वास्तविक का उल्टा देखिए कम है, बी में है, ऑप्शन बी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर बी। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण कि अपवर्तन के कारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। मतलब किस दर्पण से जो है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अब यहाँ पे आप लोग सब जानते हैं क्या कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब छोटा बनता है। जैसे गाड़ी के साइड मिरर में प्रतिबिंब उसका कैसा रहता है? छोटा बनते रहता है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा बनेगा किस में? अवतल में। बड़ा किससे बनेगा? अवतल में। तो आंसर बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में इसका देखिए आप लोग को बताए थे कि 3 रहेगा तो उसके लिए 4 और 2 रहेगा तो उसका उपचार के लिए 3। मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए 3 के लिए 4, निकट के लिए अवतल, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल, दूर के लिए उत्तल। मतलब 3 के लिए 4 और 2 के लिए क्या हो जाएगा? 2 के लिए 3, 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा दोष है? निकट। तो निकट के लिए 3, सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है? अब विद्युत धारा के गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर।
तो बताइए, जब तक विद्युत धारा नहीं रहेगा तो मोटर चलेगा नहीं। अब जनरेटर तो विद्युत धारा से चलता नहीं है। अब वोल्ट मीटर है, अब वोल्ट मीटर तो है, ये तो मापना है, विभवांतर का मात्रक है, तो ये भी नहीं बताता है। तो बताता कौन? गैल्वेनोमीटर। आंसर हो जाएगा ए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? अंगूठा का नियम, अंगूठे का नियम, वो भी किसका? दाएं हाथ का। तो मैक्सवेल का है। किसका है? मैक्सवेल का। तो आंसर डी। अगला नंबर देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक, अभी तुरंत बताए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे कि उसका मान जो होगा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? तो आंसर क्या होगा? श्रेणी क्रम में। आंसर क्या होगा? श्रेणी क्रम में, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो कैसा होता है? काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों की नॉन अब आप लोग बताइए कि चुंबकीय, अगर दो गो चुंबक रखेंगे तो जो आकर्षण होता है उसका रेखा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो वास्तविक होगा काल्पनिक? तो काल्पनिक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? कितना जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 × 10 के पावर, देखिए यहाँ पे 106 जूल नहीं होगा, ये 3.6 × 10 के पावर 6 जूल इतना के बराबर होता है। 106 नहीं है, पावर में है। तो इसका आंसर तो सही होगा, लेकिन पावर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस। आप लोग सब जानते हैं कोयला तो अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय है, नवकीय ऊर्जा भी अनवीकरणीय है। नवीकरणीय ऊर्जा है कौन? सौर ऊर्जा। तो आंसर बी। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी, तो अपसारी अवतल की उत्तल, अपसारी अवतल। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, मतलब प्रकाश का जो होता है प्राथमिक रंग कौन सा होता है? लाल, हरा, नीला की सभी? तो देखिए, लाल भी प्राथमिक है, नीला भी प्राथमिक है और हरा, यही 3 रंग जो है प्राथमिक रंग है, यही 3 रंग प्राथमिक। तो लाल भी सही है, नीला भी सही, हरा भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? माने नेत्र में जो रंगीन भाग होता है उसे क्या कहते हैं? नेत्र में रंगीन भाग को ही क्या कहते हैं? जैसे सबसे ऊपर देखते हैं आप लोग, रंगीन भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। तो आंसर डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 HP बराबर है, 1 HP का मान कितना होता है? 1 HP का मान कितना होता है? 746 वाट, 780 वाट, 780 वाट की 550। देखिए, इसका आंसर जो है कितना हो? 746 वाट। ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है, विशालक शीशा मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कौन सा लेंस का? मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है कौन सा लेंस का बना होता है? अवतल, उत्तल की? देखिए, ग्लास जो होता है किसका होगा? लेंस का कि दर्पण का? तो सबसे पहले देखिए, जो भी ग्लास होगा वो लेंस का होगा। मैंने ग्लास कहने का मतलब जिसके एक ओर से दूसरी ओर दिखाई दे, वो लेंस होता है। लेकिन दर्पण क्या है कि दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, लेकिन ग्लास में प्रतिबिंब नहीं देख सकते। तो इसका आंसर जो होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? उत्तल लेंस। आंसर ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, मतलब जब कोई चालक तार में क्या प्रवाहित करे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो कण गतिशील करते होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या गतिशील होती है? इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा? डी। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का
किन्नर ऑफ तेज की एम्पियर घंटा जो है आवेश का मात्रक है। तो आप कहिएगा आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, तो जी आप लोग सही बोल रहे हैं। तो 1 एम्पियर घंटा बराबर होता है 3600 कूलाम। कितना कूलाम? 3600 कूलाम। तो अब कूलाम इसमें आ रहा है, तो कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है, तो एम्पियर घंटा भी आवेश का ही मात्रक होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? यानी कौन सा मात्रक जो है 1 वाट के बराबर होता है? जूल बटा सेकेंड, जूल गुने सेकेंड, कि सेकेंड बटा जूल? तो सबसे पहले सी तो होगा नहीं, जूल गुने सेकेंड तो ये नहीं होगा, जूल बटा सेकेंड, ये 1 वाट के बराबर है। तो जूल बटा सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब तो आप सब 24 नंबर क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। इसका मात्रक ए है, एम्पियर। इसका मात्रक क्या है? एम्पियर। 24 का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? अब ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होगा? ऑक्सीजन के कारण होगा? नहीं, ऑक्सीजन तो हमारे लिए उपयोगी है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग तो होगा। अमोनिया कारण नहीं, अमोनिया कारण भी नहीं। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तक ग्लोबल नाइट्रोजन के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, ये हमारे संतुलन में रहता है। तक ग्लोबल वार्मिंग जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, किसके कारण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? अब अभिक्रिया तो आप लोग बढ़िया समझे हैं। अपचयन, उपचयन, संयोजन। अपचयन में क्या होता है? इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन को अवकरण अभिक्रिया। तो भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और संयोजन में एक तत्व अलग, एक दो छोटे छोटे तत्व मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, संयोजन हो गया। विस्थापन में मतलब एक यौगिक दूसरे यौगिक के अणु को विस्थापित कर अलग अलग यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को विस्थापन हम कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। शरीर में जो भोजन पचता है उसका क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। आगे देखिए यहाँ पे, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है। अब देखिए काली चूना का क्षेत्र क्या होगा? CaO। CaO में क्या डालेंगे? H2O डालेंगे, तो क्या बन जाएगा? CaOH के होल 2 और प्लस उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? उष्मा। अब उष्मा जैसे कि आप बाज़ार से चूना लाए, अब बाज़ार से चूना लाए, उसमें आप जल मिला दिए। क्या मिला दिए? जल मिला दिए, तो क्या होता है? उष्मा निकलता है। जब उष्मा निकलता है तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा निकलता है तो उष्मा क्षेपी। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब यहाँ पे देखिए कि निम्नांकित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? देखिए ये तो हो गया क्या, कॉपर सबसे अधिक अभिक्रिया पहले में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाकी सोना चांदी ये सब जो है सबसे कम अभिक्रियाशील में आता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल का रासायनिक सूत्र आइए बताएं कि काली चूना का CaO, लेकिन जब इसमें जल मिला देंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2। CaOH का होल 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या है? आंसर डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें देखिए कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कौन कर देता है? आम्ल की क्षार। आम्ल की क्षार। अब याद रखिए आप लोग, 1 से 7 तक अगर क्या रहेगा, 1 से 7 के बीच रहेगा तो ई आम्ल रहेगा। क्या रहेगा? आम्ल। और नीला को लाल करेगा, नीला को लाल करेगा। नीला क्या करेगा? लाल। लेकिन अगर 7 से अधिक रहता है, 7 से अधिक रहता है, मान लिए 14 तक, मान लिए कितना तक? 14 तक मान लेते हैं। अगर 7 से अधिक रहेगा तो क्या करेगा? 7 से अधिक रहेगा तो क्या करेगा? क्षार होगा। क्या होगा? क्षार। और लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 7 से अधिक हो ना, 11, 10 दोनों होते, इसका आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में जो कार्बन कार्बन के बीच बंधन होते हैं वो कितने होते हैं? एक बंधन, द्विबंधन की त्रिबंधन। तो इसमें जो एल्काइन होता है इसमें त्रिबंधन होता है। कितना बंधन? त्रिबंधन। सी। अगला है ग्लूकोज का आणविकता। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। यही होता है ग्लूकोज का सूत्र। अब CH3COOH किसका है? CH3CHO एल्डिहाइड। इसका आंसर ग्लूकोज का सूत्र जो होगा क्या होगा? ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। अब देखिए उच्च वसीय, अब जिसमें उच्च वसा होता है वो तो नहाने वाला साबुन होता है, इसमें कम वसा होता है वो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है। तो यहाँ पर उच्च वसीय अम्ल क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? साबुन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि CHO किसका अभिक्रियाशील? O रहेगा तो ऑक्साइड, OH रहेगा तो हाइड्रोक्साइड, लेकिन CHO रहेगा तब अल्डिहाइड। CHO रहेगा तब अल्डिहाइड। एल्कोहल का OH है, एल्कोहल का क्या है? OH, और कीटोन का O, कीटोन का O ये होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। अब देखिए आवर्त सारणी में किधर से? बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो है बढ़ती है कि घटती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा घटती है। क्या होती है? घटती है। ए। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजा। अब देखिए इसमें गुण है कि किसका गुण सबसे अधिक होता है उसके अधिक के अनुसार सजाना है। तो सबसे अधिक गुण किसका होता है? देखिए सबसे पहले लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरिलियम है, बोरॉन। तो सबसे पहले क्या होगा? लिथियम होगा। सबसे पहले क्या होगा? लिथियम। और लिथियम के बाद होगा बेरिलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में होगा फ्लोरीन। सबसे बाद में लास्ट में क्या होगा? फ्लोरीन। तो देखिए सबसे कौन है? लिथियम। इसमें तो है नहीं, लिथियम शुरू है कि वही है बी, बी शुरू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है कि उपधातु है? सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? उपधातु होगा। कितना होगा? क्या होगा? उपधातु। आंसर सी। यहाँ पे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक मतलब जो धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं। विद्युत धनात्मक यहाँ पर देख ले, कॉपर है, क्लोरीन है, सॉरी कॉपर नहीं, कार्बन है, कार्बन है, क्लोरीन है, सोडियम है कि फास्फोरस है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोडियम धातु है। सी। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध, टिहरी बांध ये याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, राजस्थान में नहीं, बिहार में भी नहीं है, तो कहाँ है? उत्तराखंड में। आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? हाँ ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? तो याद रखिए कि सोडियम धातु जो है इसको किस में डुबा के रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि ये अगर जल के संपर्क में आता है, बाहरी जल के संपर्क में, तो इससे ज्वलन उत्पत्ति है, आग लगने की संभावना होती है। इसलिए इसको कौन से तेल में? केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनेगा बताइए? तो साबुने बनेगा, चाहे वो धोए वाला हो या शैम्पू हो या इजी सर्फ है। ये सब देखिए कपड़ा साफ करने तो अपमार्जक से, अपमार्जक करने के बाद डिटर्जेंट, डिटर्जेंट करने के मतलब सर्फ, सर्फ से क्या बनेगा? सर्फ एक्सल है वो तो लिख ले है, शैम्पू है कि इजी सर्फ है, तो सब तो सर्फे के प्रकार है। आंसर क्या हो जाएगा? सब चारों डी, उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे देखिए सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में प्लास्टिक, प्लास्टिक रहेगा तो विद्युत ऊर्जा कैसे, विद्युत धारा कैसे प्रभावित होगा? सिलिकॉन, यूरेनियम की प्लेटिनम। अब सौर सेल जो होता है उसमें उसके ऊपर जो होता है उसका किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है।
किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? याद रखें, नहीं होता है। तो कोयला का तो होता ही नहीं होगा, बायोगैस का होता है ये भी नहीं होता, एलपीजी का होता है ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? सीएनजी का होता है। देखिए 2Cu प्लस ऑक्सीजन 2Cu है, कौन सा ऑक्सीकरण है? अभिकरण है कि जैसे कॉपर है, कॉपर में अगर ऑक्सीजन आया तो क्या बन गया? CuO, मतलब ऑक्सीजन जुटा। ऑक्सीजन क्या हुआ? जुटा। जब जुटेगा तो ऑक्सीकरण, जब जुटेगा तब ऑक्सीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं है तो अपने से देख सकते हैं, मैंने दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, क्लोरीन दो, क्लोरीन, ये तो सही है। देखिए यहाँ Pb दो गो है तो Pb देखा एक गो है, Pb क्या गो है? एक गो है। तो ये क्या हो गया? ये तो सही है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। आंसर क्या है? बी। आंसर क्या है? बी। क्योंकि Pb यहाँ देखिए Pb दो गो है, लेकिन यहाँ Pb का एक गो है, एक ही गो है। तो आंसर हो जाएगा बी। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, बताएं कि अगर 7 के बराबर हो जाएगा तो उदासीन, और 7 से कम होगा तब अम्ल, और 7 से ज़्यादा होगा तब क्षार। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, मतलब कमजोर अम्ल कौन है? HNCO3, HCHCOOH। देखिए ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस जो होगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 होगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल ये होगा, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये सब बहुत ही प्रबल अम्ल है, बहुत ही प्रबल अम्ल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा, मतलब सी। आंसर सी। दुर्बल अम्ल है CH3COOH। अब है क्रायोलाइट अयस्क। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तांबा का तो नहीं है, लोहा का भी नहीं है, मैग्नीशियम का नहीं, किसका? क्रायोलाइट है जो एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का। आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए यहाँ पे पोटेशियम की परमाणु संख्या, इससे आप जानते हैं पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? पोटेशियम की परमाणु संख्या सब जानते हैं, इसका कितना? 19 है। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। यहाँ पे क्या होगा? सी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल का आइपक नेम, फॉर्मिक अम्ल का आइपक नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक का याद रखिएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल की इनमें से कोई नहीं। अब फॉर्मिक है तो एक कार्बन के लिए मेथेन, दो कार्बन, एक कार्बन के लिए एथेन, दो कार्बन के लिए मेथेन। तो लेकिन हमें यहाँ पे देखना फॉर्मिक, फॉर्मिक कितना? दो कार्बन रहता है, दो के लिए मेथोनिक, दो के लिए क्या होगा? मेथेनोइक। आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग को हो गया। इथाइक अल्कोहल का अनुसूत्र है। इथाइक अल्कोहल का सूत्र क्या है? CH3OH। ये तो अल्कोहल नहीं है, इथाइक नहीं, क्योंकि इसमें एक एक कार्बन है। तो इथाइक ये एक तो होगा नहीं, एक कार्बन के लिए। C2H2 ये भी नहीं होगा। C2H2 आ गया, दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गया। C2H5OH। देखिए यहाँ पे इथाइल है तो एल्काइल का क्या होता है? CnH2n प्लस O, CnH2n प्लस OH। ये तो अल्कोहल का होता है। तब देखिए CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1 इंटू OH, ये अल्कोहल होता है। अब इथाइल था 2 दूनी 4 और 1 5, तो 2 कार्बन रहेगा यहाँ, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो यही तो है सही। सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए एल्काइन कौन है? एल्काइन अब यहाँ पे देखिए एल्काइन क्या होता है? CnH2n होता है कि CnH2 होता है? एल्काइन का सूत्र आप लोग बताइएगा। CnH2, देखिए एल्काइन का सूत्र जो होता है क्या होता है? CnH2n-2। अभी होता है तो मान लीजिए n की जगह सब जगह 2 है तो 2 रखिए, 2 हो तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 तो मतलब 2। अब C2H2 कौन है? ए में तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का नशा अभी देखिए बताए C6H12O6 किसका सूत्र था? ए नंबर जो था ग्लूकोज का। अब चीनी में देखिएगा
C12, H22, O11, यही होता है चीनी का सूत्र। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में। कितना में? ऑप्शन में बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आया था एक बार, ये डबल बार रिपीट हो गया। तो इसका आंसर कार्बन कार्बन के बीच जो एसिटिलीन में बंधन होते हैं, कितना बंधन? त्रिबंधन होता है। कितना बंधन? त्रिबंधन। आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला देखिए, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोगी किए जाने वाले बीज हैं। मतलब श्वसन जैसे करना है किसी भी पौधे में, तो उसमें का जो बीज होगा कैसा होगा? सूखा हुआ होगा। तो सूखा हुआ बीज में श्वसन क्रिया होगा? नहीं होगा। अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज कि कुचले हुए बीज? तो कुचला हुआ बीज भी नहीं होगा, सूखे बीज भी। दो तो ऑप्शन छट गया। अब बचा उबला हुआ बीज और अंकुरित बीज। अब आप बताइए, श्वसन की क्रिया जब भी होगा तो हरे में होगा। तो हरा पौधा उबला हुआ तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा? अंकुरित। जैसे अंकुरित बीज देखिएगा तो उसमें तना रहेंगे। अब तना रहेंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा, और जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा तो उससे ऊर्जा प्राप्त होगा, और जब ऊर्जा प्राप्त होगा तो श्वसन की क्रिया भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर बी होगा। अब यहाँ पे देखिए, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा? मानव का वृक्क जो है, वृक्क मतलब किडनी, किस प्रणाली का हिस्सा? किडनी में पोषण होता है? नहीं। श्वसन काम होता है? नहीं। तो यहाँ से क्या होता है? उत्सर्जन की क्रिया होती है। किसी क्रिया? उत्सर्जन। आंसर सी। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसका परिवहन के लिए जिम्मेदार है? अब देखो, जाइलम है, एगो फ्लोएम है। पौधा में तो दुइये गो होता है। जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। जाइलम जल का, जाइलम जो परिवहन करता है जल का। और एक होता है फ्लोएम, और एक क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थ, किसका? खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। अब याद रखिएगा कि जाइलम जल जो प्रवाहित होता है एक ही दिशा में, ऊपर से नीचे, सॉरी नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन फ्लोएम जो खाद्य पदार्थ का परिवहन दोनों दिशा में करता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, जल यानी पानी का परिवहन। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो अब देखिए, निकलती है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ए नाइट्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस? तो ऑक्सीजन गैस से तो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, लेकिन निकलता कौन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर ए। ये सब पता होगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फलों को पकाने में किसका नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकाने वाला कौन सा? देखिए, फलों को पकाने वाला एसिड कौन सा है? ऑक्सीन है, जिबरेलिन्स है, इथिलीन है, साइटोकाइन। की होता है ये इथिलीन। आंसर सी। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल होती है। मतलब तंत्रिका कोशिका की कौन से भाग से जानकारी प्राप्त होता है? तो कौन से भाग से जानकारी प्राप्त होता है? डेंड्राइट से, तंत्रिकाज से, कोशिका पिंड से, तंत्रिका तंत्र। अब डेंड्राइट जो है वही पूरे शरीर में फैला हुआ है। अब वही पूरा फैला हुआ है तो वही संवेदनशील अंग है, तो उसी से पूरा सूचना की जानकारी मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, डेंड्राइट। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? मतलब किसे आपातकाल का हार्मोन कहता है? आपातकाल के समय वो रिलीज होता है। तो एड्रीनालिन, एस्ट्रोजन तो होगा नहीं, आपातकालीन है और हार्मोन नहीं है। पारामारेथोन, कैल्सीटोनिन, ये सब हार्मोन नहीं है। तो एक ही हार्मोन कौन सा? एड्रीनालिन जो हार्मोन है आपातकाल के दौरान स्रावित होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं? अनैच्छिक क्रिया, उल्टी करना, अनैच्छिक क्रिया है कि नहीं है? अत्यधिक लार निकलना, ये अनैच्छिक क्रिया है कि नहीं है? दिल की धड़कन, ये सब जो देखिए, ये सब चबाना अनैच्छिक क्रिया। अब यहाँ पे देखिए, उल्टी करना, लार निकलना, दिल की धड़कन, ये सब जो है अनैच्छिक क्रिया है। ये सब अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन जो चबाना है ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? माने मानव में गर्भकाल की अवधि कितनी दिन की होती है? तो सब जानते हैं 9 महीने का था। 9 महीना में 30 दिन के जोड़ें तो कितना होगा?
70 दिन, 9 तिया 27। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? याद रखिए, गंगा एक्शन प्लान मतलब गंगा को साफ सफाई अभियान जो है कब शुरू हुआ था? तो इसका शुरुआत कब से हुआ? 1985 ईस्वी से। कब से हुआ? 1985। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है, इसका मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है इसका रट भी लिया हूँ कि क्या होता है? ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में, मतलब ए। आंसर हो क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब कौन सी बीमारी जो है, बीमारी में श्वसन तंत्र का प्रभाव होता है? देखिए, श्वसन तंत्र प्रभावित जो होता है डायरिया से नहीं होता है। किससे होता है? टीबी से होता है। हाँ, टीबी से होता है। निमोनिया में होता है। हाँ, निमोनिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। बी एवं सी दोनों। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बस टेंशन 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन आज पूरा हम लोग कर लेंगे। 67 पहुँच गए हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य जो है और मांसाहारी जीव जो हैं किसका पाचन नहीं करते हैं? प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, कि इनमें से सभी? तब प्रोटीन के पाचन तो करते हैं, वसा का पाचन। तो सेलुलोज जो होता है पौधे में होता है। किस में होता है? पौधे में। तब बताइए मनुष्य कैसे पाचन करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण? ब्रेन हेमरेज मतलब दिमाग फट जाना, दिमाग का टेंशन हो जाना, ये सब किसका कारण है? हाइपरटेंशन के, हृदयघात के, हाइपरटेंशन। देखिए यहाँ हाइपोटेंशन है और हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन के कारण ही ब्रेन हेमरेज होता है। हाइपोटेंशन यही, हाइपरटेंशन। आंसर क्या हो जाएगा? सी। एगो हाइपोटेंशन है, एगो हाइपरटेंशन है, फर्क है, दोनों में अंतर है। तो आंसर इस क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन, सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है? परजीवी मतलब दूसरे के जीव पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करना, उसे कहते हैं परजीवी। तो किसका? बैक्टीरिया ये होगा? नहीं। कस्कुटा होगा? विषाणु, कवक। आंसर जो होगा कस्कुटा होगा। क्या होगा आंसर? कस्कुटा, बी। ये परजीवी उदाहरण, परजीवी पादप का। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से जो पूरे शरीर में रक्त पंप किया जाता है वो किसके द्वारा? फेफड़ा द्वारा? नहीं। नीले द्वारा कि अलिंद द्वारा? इनमें से सभी। अब देखिए हृदय 4 कोष्ठक में भागा हुआ है, नीले और अलिंद। दायां अलिंद और बायां अलिंद, सॉरी दायां अलिंद बायां अलिंद होता है। हाँ, नीला और दायां अलिंद और बायां अलिंद। लेकिन जो संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाहित होता है वो किसके द्वारा? अलिंद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अलिंद के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रेड से लिखा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है किसके कारण? मुकुलन की विधि। उसको विधि क्या कहते हैं? मुकुलन विधि। आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे जनन संचारित रोग है, माने जनन के कारण जो रोग, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया के, इनमें सभी। देखिए ये सब जो रोग है ये जनन के कारण होता है। मतलब जो होता है शारीरिक संबंध के कारण जो रोग होता है वो एड्स ये सब हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस, ये सब जनन अंगों के द्वारा होता है। इसलिए ये सब हो जाएगा आंसर में डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बहुत ही करीब आ गए हम लोग, अंतिम पोजीशन पर आ गए हैं। पुष्प के सबसे बाहरी भाग है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग ही कहलाता है बाह्य दल पुंज। बाह्य माने बाहर और दल माने बाहर वाला भाग। तो बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? बाहरी दल पुंज। किसका? पुष्प का। तो आंसर ए। यहाँ पे देखिए ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? याद रखिए अगर ब्लड ग्रुप ए दे देगा तो उसमें एंटीबॉडी बी, लेकिन ब्लड ग्रुप बी दे देगा तो उसमें एंटीबॉडी ए। जस्ट उल्टा होता है। तो ए में एंटीबॉडी कौन होगा? बी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। याद रखिएगा अगर ब्लड ग्रुप ए देगा तो उसमें एंटीबॉडी बी, लेकिन ब्लड ग्रुप बी देगा तो उसमें एंटीबॉडी ए होगा।
तो लेकिन यहाँ ए दिया है ब्लड ग्रुप ए, तो इसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी। चलिए आंसर को अगला क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? मतलब ग्लूकोज की मात्रा जो है किसके द्वारा नियंत्रण नहीं होता है? इंसुलिन के कारण, ग्लूकोजन होगा, गैस्ट्रिन, सोमेस्टोस्टैटिन। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इंसुलिन के कारण रक्त में किसका नियंत्रण नहीं होता है? तो ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं होता, आंसर ए हो जाएगा। पादप वृद्धि हार्मोन है, मतलब पादप में वृद्धि होता है किस हार्मोन के कारण होता है? तो जिब्रेलिन, एंड्रेलिन, इंसुलिन की थायरॉक्सिन? नहीं, इस क्या होगा? जिब्रेलिन के कारण पादप में वृद्धि होता है, आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हार्मोन स्त्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है? अंतःस्त्रावित ग्रंथि से, बहिःस्त्रावित ग्रंथि से कि नलिका से? तो नलिका से हार्मोन तो होगा नहीं, किससे स्त्रावित होगा? अंतःस्त्रावित ग्रंथि से हार्मोन स्त्रावित होता है, आंसर ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पे देखिए, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? मतलब मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? तो 3 जोड़े लार ग्रंथि। कितने जोड़े? 3 जोड़े, आंसर सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे देखिए, एड्रोजन है, क्या है? मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस की पाराथायरॉयड हार्मोन? अब आप लोग बताइए कि एड्रोजेन क्या है? ये है मेल, एड्रोजेन नहीं, एड्रोजेन, एड्रोजेन जे और ना, एड्रोजन हो जाएगा मेल हार्मोन। क्या हो जाएगा? मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन फीमेल हार्मोन। यहाँ पे आंसर ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब यहाँ पे देखिए, मटर को अपने लास्ट क्वेश्चन है आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि मटर को सबसे हल्का क्वेश्चन, सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि मटर का अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? कौन सा वैज्ञानिक जो है अपना प्रयोग के लिए किसा चुना था? मटर के पौधे को चुना था। तो आंसर क्या होगा? मेंडल ने, डार्विन ने, लामार्क ने कि खुराना ने? तो सबसे बढ़िया, सबसे आसान क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये जो मटर का प्रयोग के लिए चुने थे वो कौन, किस वैज्ञानिक ने? तो मेंडल ने। किसने चुने थे? मेंडल। तो आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा 80 क्वेश्चन हो गया, मतलब मॉडल पेपर 1 का पूरा सॉल्यूशन क्लियर। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और देखिए, हमारा चैनल है, कौन सा चैनल? बेसिक इंग्लिश अड्डा, बेसिक इंग्लिश अड्डा। इसको सब कोई सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको सब क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसलिए सभी को धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, और आपका सेकंड मॉडल पेपर जल्द ही सॉल्यूशन आएगा। धन्यवाद। चलिए तो